स्वागत है आज के वीडियो में आप लोगों का। देखिए, हमने आपको इसके पहले जो बताया वो हमने मल्टी स्टेजिंग बताई कि मल्टी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मल्टी स्टेज किस तरीके से यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो फ्लैश चैम्बर था उसको रिमूव करके और हम दो सेपरेट अलग अलग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिए और उसको हमने जो है एक उसको जब हमने ऐड किया तो वो एक कैस्केड सिस्टम बनाता है। एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम जब ऐड होता है जिसमें एक का कंडेंसर दूसरे का इवेपोरेटर एक साथ जो है उसमें हम ऐड करते हैं, उसके साथ वो कैस्केड हीट एक्सचेंजर के साथ जो है वो कैस्केड सिस्टम बनाता है। तो कैस्केड सिस्टम में जो है एक लो टेम्परेचर कंप्रेसर का एक सिस्टम होता है और एक हाई टेम्परेचर कंप्रेसर का अपर सिस्टम जो फिगर में आपको दिख भी रहा होगा होता है। अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं आगे। तो कुल मिला करके ये जो एक सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम में एक लोअर का है और एक हायर का है, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर वाला। अगर इन दोनों की COPs अगर दी हुई हो आपको, COP जो है अगर लोअर टेम्परेचर की COP 1 हम लिख रहे हैं, उससे देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल हमारे पास है उसमें जो है उसमें हमने यूज़ किया है इसे। तो जो लोअर टेम्परेचर सिस्टम है उसकी COP हमने COP 1 लिखी है और जो हायर टेम्परेचर वाला जो सिस्टम है उसकी COP 2 लिखी है। इन दोनों की अलग अलग COPs हैं, COP 1 और COP 2। जब इन दोनों की COPs अगर आपको पता हो तो कॉमन COP जो है, ओवरऑल COP अगर इस पूरे सिस्टम की पूछी जाए तो उसका जो फार्मूला होता है COP 1 इंटू COP 2 अपान 1 प्लस COP 1 प्लस COP 2। वही हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल के साथ इसको हमने यूज़ भी किया है और इस फार्मूले को अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं जब कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पर किसी कंपटीशन में दिया हुआ हो। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो रिज़ल्ट है वो डायरेक्ट आप याद भी रखिए, क्योंकि ये जो है आने वाले समय में जब भी कभी आप कंपटीशन कहीं की देंगे तो वहाँ पर हो सकता है इसका यूज़ आपको मिले। तो कहता क्या है कि शो दैट द COP ऑफ ए कैस्केड सिस्टम इज COP इज इक्वल टू COP 1 इंटू COP 2 अपान 1 प्लस COP 1 प्लस COP 2 where COP 1 and COP 2 are the COPs of lower temperature and higher temperature side respectively। तो क्वेश्चन ये है आपका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। कॉमन COP ओवरऑल सिस्टम की निकालनी है। ये दिया हुआ है कि लोअर सिस्टम जो है या लोअर टेम्परेचर वाला जो कंप्रेसर है वहाँ पर जहाँ पर लगा हुआ है उसकी COP 1 कहला रही है और दूसरे ऊपर अपर वाले की COP 2 दी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो एक स्कीमेटिक दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है कि जो लोअर टेम्परेचर साइड वाला है उसकी जो COP है वो यहाँ पर इसकी जिसकी COP 1 है वो ये दिखाया गया है, यहाँ ये देख रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये हायर टेम्परेचर वाला है, इसका जो इवेपोरेटर है इसके लिए इस वाले का ये कंडेंसर है। उसके बाद देखिए ये एक सेपरेट सिस्टम है जिसमें जो है ये यहाँ पर ये बॉल लगा हुआ है, ये आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन हो रहा है और ये इस तरीके से यहाँ चला आया। ऐसे ही ये एक दूसरा सेपरेट सिस्टम है, ये इस वाले सिस्टम के लिए ये कंडेंसर है, इस वाले सिस्टम के लिए इवेपोरेटर है। तो इसको हमने हीट एक्सचेंजर, कैस्केड हीट एक्सचेंजर बोला। अब इस वाले सिस्टम के लिए, लोअर सिस्टम के लिए कैस्केड कंडेंसर बोल सकते हैं, अपर सिस्टम के लिए कैस्केड इवेपोरेटर बोल सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर साइड के कंप्रेसर में गया, फिर कंडेंसर और फिर सारा सिस्टम आप देख रहे हैं। दो अलग अलग सेपरेट कहने का मतलब। अच्छा, अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग VCRS हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं, तो COP अगर हम डिफाइन करते हैं पहले, तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, है ना। तो सॉल्व करने में तो सबसे पहले हम पहले वाले की COP लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे COP? तो COP 1 जो आएगी वो आ जाएगी COP 1। हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो COP 1 पहले हम COP 1 निकालते हैं। तो COP 1 जो आएगी वो आएगी क्या, आप सभी लोगों को COP 1 के बारे में पता है कि ये नीचे वाले के लिए है। तो ये इसका जो है ये रेफ्रिजरेशन
यहाँ इफेक्ट हम QC1 से दे रहे हैं, QC1 और कंप्रेसर का वर्क W1 है ना, तो QC1 अपान W1 ये आ जाएगा पहले वाले के लिए। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, QC1 अपान W1 बराबर हो जाएगा QC2 माइनस QC1 है ना, तो ये हो जाएगा QC2 माइनस QC1। ये इस तरीके से हम यहाँ पर पहली COP हमने डिफाइंड कर दी। पहली COP आपने देखा कि पहली COP इस तरीके से आती है। तो अब हम आगे और भी बढ़ेंगे अभी इसी के साथ। देखिए ये पहली COP आई, इसी तरीके से हम दूसरी COP भी लेंगे। तो COP2 में इसके लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो आ रहा है वो क्या है, QC2 और कंप्रेसर वर्क W2 को हमने लिखा है QH माइनस QC2, ये चीज़ यहाँ पर लिखा, तो ये हो जाएगा QC2 अपान QH माइनस QC2, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अच्छा, हमको चाहिए क्या, हमको जो चाहिए ये चाहिए हमें वी नीड हमको चाहिए ये कि COP पूरी ओवरऑल, COP बराबर क्या हो जाएगा, उसके लिए ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा QC1 अपान टोटल कंप्रेसर वर्क W1 प्लस W2, या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं इसको, QC1 अपान ये QH माइनस QC1 है ना, QH माइनस QC1, ये जैसे भी बोल सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 मान के चलिए, थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं आगे। अब यहाँ पर अगर हम ऐसा करें कि इतने जो रिजल्ट दिए हुए हैं, इस रिजल्ट से अगर हम QH और QC1 में एक रिलेशन निकालें तो QC1 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, और बाकी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन COP1 COP2 के टर्म में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि QH और QC2 में हम एक रिलेशन निकालते हैं। तो पहले हम एक ऐसा करते हैं, यहाँ पर पहले हम ये फाइंड करते हैं QC2 बाई QH, ये फाइंड कर लेते हैं। तो ये अगर करेंगे तो ये हो जाएगा QC2 होल अपान पूरा ये हो जाएगा QH है ना, माइनस QC2 प्लस QC1, ये हम एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, QC2 कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ये हो जाएगा बराबर, ये पूरी बात जो है ये QH माइनस QC2, ये जो है ये W2 के बराबर, आप देख रहे हैं यहाँ W2 है, ये चीज W2, तो हम W2 लिख भी लेते हैं इसको है ना, ये W2 के बराबर हो गई। तो ये हो जाएगा QC2 होल अपान W2 प्लस QC2, ये चीज़ आ जाएगी। हम ऊपर नीचे W2 से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो QC2 अपान W2 होल अपान ये हो जाएगा W2 प्लस QC2 अपान W2, तो ये बराबर हो जाएगा COP2, ये COP2 है, ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये COP2 होल अपान, और इसको जो है आप COP1 COP2 ऐसे, COP1 COP2 ऐसे लिखो यहाँ पर, जैसा कि दिया हुआ है उसमें, ना कि हम इस तरीके से लिखेंगे, COP1 COP2 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी 1 प्लस COP2। जब ये आया यहाँ पर तो 1 प्लस COP2 आ गया, तो यहाँ से QH की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी QC2 और 1 प्लस COP2 होल अपान COP2, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम ऐसा करें कि QH की जो वैल्यू है वो तो हम यहाँ रख लेंगे, लेकिन वो QC2 के टर्म में आएगी। अगर QC2 और QC1 में एक रिलेशन निकाल लें तो QC1 नीचे से कॉमन हो जाएगा। तो इसमें जो C1 और C2 है उसमें रिलेशन लाने के लिए हमने किया ये कि पहली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट, उसमें हमने वैल्यू रखा, जो सबसे पहली इक्वेशन याद करिए निकाला था, COP1 = QC1 अपान QC2 माइनस QC1 है ना।
तो इससे हम ये डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा COP1 QC2 माइनस COP1 QC1 इज इक्वल टू QC1, है ना, ये आ गया। फिर उसके बाद हम अगर QC1 को इधर लेकर के जाते हैं, इसके बाद COP1 है तो 1 प्लस COP1 QC1 बराबर हो जाएगा QC2 इंटू COP1, है ना। इससे COP और QC1 और QC2 में रिलेशन आ गया, और हमने QC2 की जो वैल्यू है वो हमने जो है रख दी QH वाली इक्वेशन में। तो जो QH वाली इक्वेशन पहले निकाल चुके हैं हम उसमें रखते हैं, तो QH बराबर जो आ जाएगा, QH बराबर था वो QC2 इंटू 1 प्लस C2 1 प्लस COP2 अपान COP2, है ना, ये था। तो अब जो है जब उसमें वैल्यू रखेंगे तो QH की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस COP2 1 प्लस COP1 QC1 और COP1 COP2। तो QH की जो वैल्यू अगर हम रख रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो वहाँ पर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ओवरऑल जो COP आ जाती है वो क्या आ जाती है, QH की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं तो वैल्यू हो जाएगी QC1 1 प्लस COP1 1 प्लस COP2, है ना, थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं, अपान होल अपान COP1 COP2 और ये माइनस QC1, है ना। ये आगे QC1 नीचे से कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा उधर, तो उधर हो जाएगा 1। तो अगला स्टेप वही है, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ से 1 अपान, ये हो जाएगा 1 प्लस COP1 1 प्लस COP2 होल अपान COP1 COP2 माइनस 1। ये यहाँ से -1 हो जाएगा, COP2 COP1 -1, है ना, यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बात सॉल्व करेंगे तो यहाँ से COP की वैल्यू क्या आ जाएगी, COP इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे जो है क्या आ जाएगा, ये COP1 इंटू COP2 होल अपान, ये हो जाएगा 1 प्लस COP2 मल्टीप्लाई कर लिया अंदर हमने इसको, तो प्लस COP1 प्लस COP1 इंटू COP2 और ये उधर चला जाएगा माइनस में, LCM हो गया था ना, तो COP1 COP2, है ना, ये और ये कट जाएंगे, तो ओवरऑल जो COP आएगी वो क्या आ जाएगी, COP बराबर हो जाएगा COP1 इंटू COP2 होल अपान 1 प्लस COP1 प्लस COP2। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, इस तरीके से रिज़ल्ट आ गया। ये रिज़ल्ट है, इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है ये, और इसको याद रखना इस तरीके से कि कैस्केड सिस्टम में अगर लोअर टेम्परेचर साइड वाले की COP1 से लिखी जा रही है, अब हायर टेम्परेचर साइड वाले की COP2 से लिखी जा रही है, तो ओवरऑल COP जो आएगी आफ्टर कैस्केडिंग, वो COP जो हो जाएगी वो COP1 इंटू COP2 अब होल अपान 1 प्लस COP1 प्लस COP2, इसके बराबर वो हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट भी था और ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट था, तो इसको जो है आप तैयार कर लेना। अब हम अगले क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन लेते हैं, कैस्केड का ही लेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट आपका कैस्केड का अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अगला क्वेश्चन है जो हमने कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम से लिया है। तो इसमें है क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ करके आपको बताते हैं, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहता क्या है कि एक कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिक्वायर्ड टू मीट ए लोड ऑफ 100 TR, 100 TR का लोड है, उस पर टोटल लोड जो आ रहा है वो 100 TR का है, एट -60 डिग्री सेल्सियस इवेपोरेटर टेम्परेचर। तो ये इवेपोरेटर का टेम्परेचर दे रखा है, मेन इवेपोरेटर जहाँ पर कूलिंग हो रही है, मतलब ओवरऑल जो कूलिंग हम ले रहे हैं -60 डिग्री सेल्सियस पर ले रहे हैं, और 100 TR का जो है उसके ऊपर लोड है। सबसे बड़ी बात ये हो गई। फिर कहता क्या है, इट यूजेज R22 फॉर लोअर टेम्परेचर साइड वाले में
एंड हैविंग कैस्केड कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ, तो इसका मतलब जो बीच का टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है इन्होंने। कह रहा है अमोनिया रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन दी हाई टेम्परेचर साइड। तो हाई टेम्परेचर साइड इसका मतलब ये हो गया कि लोअर टेम्परेचर साइड नीचे वाले में जो है R22 इन्होंने दे रखा है रेफ्रिजरेंट, और ऊपर वाले में जो रेफ्रिजरेंट रखा है वो R717 रखा है फॉर कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। तो कंडेंसर का जो टेम्परेचर हायर टेम्परेचर साइड के लिए जो कंडेंसर का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, एंड कैस्केड टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए जो कैस्केड टेम्परेचर है वो -20, तो -20 है, ये वाला देखो हायर है, ये वाला जो है ये लोअर है, तभी तो इससे हीट ट्रांसफ़र होगी। तो ये यहाँ पर जो है ये जो है ये लोअर टेम्परेचर है और ये हायर टेम्परेचर है, तभी तो कूलिंग करेगा, ये वाला कूलिंग करेगा इसकी। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है आपको ये। assume that the refrigerant becomes dry saturated vapor at entry to the respective compressors। तो जो अलग अलग कंप्रेसर्स हैं उनमें जो है ये ड्राई सैचुरेटेड वेपर की तरीके से कहने मतलब सुपर हीटेड नहीं जा रहा है, ये मतलब है ना, क्योंकि सुपर हीटेड जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे केसेस में, तो सुपर हीटेड नहीं जा रहा है। एंड द लिक्विड रेफ्रिजरेंट आर नॉट सबकूल्ड, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट सबकूल्ड नहीं हो रहा है क्योंकि इतनी कूलिंग नहीं हो रही है कि वो सबकूल्ड रीजन में चला जाए। फाइंड द मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट R22 एंड R717। इसका मास फ्लो रेट निकालना है इन दोनों में, है ना, कि कितना कितना होगा। टोटल कंप्रेसर पावर निकालनी है, तो टोटल कंप्रेसर पावर कैसे आएगी वो निकाल लेंगे, तो खैर वो निकल आएगी, वो तो खैर पहला कंप्रेसर दूसरे कंप्रेसर का दोनों का ठीक है वो निकल आएगा, उससे भी निकल आएगा। बात अभी आगे हम चल बताते हैं। COP ऑफ द कैस्केड सिस्टम, COP जहाँ पर जो है ये दिया हुआ है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो COP जो है निकल आएगी। अगर जहाँ पर टोटल कंप्रेसर पावर आ गई तो कंप्रेसर वर्क, टोटल कंप्रेसर वर्क भी आ जाएगा, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, इतना तो खैर आ ही गया है। देखो यहाँ पर जो है पहली बात जो आती है मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट R22 एंड R717। मास फ्लो रेट तो देखो इस तरीके से आएगा कि जब हम पहले तो मास फ्लो रेट जो निकालेंगे, ये सबसे नीचे वाले में आप देखिए कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया हुआ है वो 100 TR का है ना, जिसमें जो है सबसे लोवेस्ट सबसे नीचे वाले लो टेम्परेचर साइड जिसमें R22 भरा हुआ है ना। तो उस केस में क्या है कि अगर वहाँ पर ये दिया हुआ है तो हम अगर चेंज इन एंथैल्पी निकाल लें, वहाँ पर नीचे इवेपोरेटर साइड में चेंज इन एंथैल्पी निकाल करके और वहाँ से फिर जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से हम मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 TR दिया सबसे पहली चीज़ तो यहीं से आ जाएगी। फिर उसके बाद जो हीट एक्सचेंजिंग हो रही है कैस्केड में, वहाँ पर हम इससे मास फ्लो रेट निकाल लेंगे। फिलहाल के लिए पहले हम इसका pH डायग्राम, इन दोनों का सेपरेट pH डायग्राम बनाते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये लगाया जाएगा क्वेश्चन। तो ये इसका देखिए pH डायग्राम है, हमने दोनों के लिए अलग अलग बना लिया। ये देखिए ये pH डायग्राम जो है ये वाला जो है R717, मतलब हम ये जो है ये अमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए है और ये वाला R22 के लिए। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जो चीज़ें दे रखी हैं पहले उसको हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है इन्होंने। तो देखो पहला तो इन्होंने दे रखा है कि जो टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो क्या दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है इन्होंने 100 TR का, वो दे रखा है ना। और जो यहाँ पर जो है ये लोअर साइड ये है और हायर साइड ये है, अपर साइड है ना। तो लोअर टेम्परेचर साइड जो इवेपोरेटर है वो, उसका इवेपोरेटर का जो टेम्परेचर है वो TE1 करके हम लिख रहे हैं उसको -60 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये लोअर टेम्परेचर साइड TE1 हो गया, और यहाँ पर ये इसी जगह पर TC1 की वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने, -10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो TC1 बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, -10 डिग्री सेल्सियस। ये दो चीज़ें इधर दे रखी हैं, ये लोअर टेम्परेचर साइड की है। और अपर टेम्परेचर साइड क्या दे रखा है ये तो अलग कर लेते हैं। अपर टेम्परेचर साइड जो दे रखा है TE2, उसका जो है इवेपोरेटर टेम्परेचर जो है वो वही जो कैस्केड में आएगा वही उसके लिए इवेपोरेट कैस्केड का जो है इवेपोरेटिव कैस्केड हो जाएगा, वहाँ पर वो हो जाएगा TE2 बराबर हो जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और TC2 जो दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, वो 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ये इस तरीके से दूसरे के लिए दिया हुआ है। तो दो बातें तो यहाँ पर आ गई।
तो कुल मिलाकर के जो दिया हुआ है, जो गिवन है वो ये आ गया, और हमको जो टेबल से देखनी है वो क्या है, फॉर R22 के लिए। अब हम जरा कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एंथैल्पी जो है R22 के लिए जो देखेंगे हम H1, ये वैल्यू जो यहाँ की जो एंथैल्पी आएगी वो आ जाएगी 222 किलो जूल पर केजी, ये H1 आ जाएगा। और ऐसे ही H2 अगर जो देखेंगे, H2 जो आ जाएगा इनका वो हो जाएगा 280 किलो जूल पर केजी। और ऐसे ही अगर हम H3 देखना चाहेंगे तो H3 जो आ जाएगा वो टेबल से आ जाएगा 33 किलो जूल पर केजी। आप देख लीजिए, R22 की टेबल उठाइए और वहाँ से आपको सारे डेटा ये मिल जाएंगे। उसी तरीके से R717 के लिए देख लो। चलो R717 के लिए देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले H5 चाहिए हमको। तो H5 बराबर क्या आ जाएगा, H5 बराबर आ जाएगा 1418 किलो जूल पर केजी, है ना, ये आ जाएगा। H6 चाहिए होगा फिर हमको, H6 जरा देख लीजिए, H6 आ जाएगा 1708 किलो जूल पर केजी, ये आ जाएगा। H7 जो आ जाएगा वो आ जाएगा वही बराबर H8 के है, वही H8 भी ले सकते हैं आप। जैसे भी यहाँ पर H3 वही बराबर H4 के भी है, यही H4 के बराबर भी है ना, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बराबर हो जाएगा 36 किलो जूल पर केजी। सारी वैल्यूज़ आपने लिख ली। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है कि लोअर टेम्परेचर साइड जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसने दे रखा है। तो यहाँ पर जो भी मास फ्लो हो रहा है, देखो यूनिट मास के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी क्या है वो है H1 माइनस H4, लेकिन मास तो यूनिट था नहीं, जो मास फ्लो रेट होगा कुछ और होगा। तो वो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम RE और इंटू जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में दिया हुआ है, तो हम अगर देखो यहाँ पर दो बातें आती हैं, हम इसमें चाहते हैं कि केजी पर मिनट में निकालना, तो इसको 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट थे, जो हमने क्या किया 210 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जो M1 डॉट, इसको M1 कर लो, है ना, तो M1 डॉट जो आ जाता है वो आ जाएगा 100 इंटू 210 होल अपान, है ना, H1 माइनस H4। तो H1 माइनस H4 की, H1 की वैल्यू क्या है 222 माइनस H4 की जो वैल्यू है H1 माइनस H4 बराबर H3, वही बराबर हो जाएगा 33। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करने पर ये आता है 111.11 केजी पर मिनट, ये आ गया इससे, है ना। तो पहला जो है, पहला मास फ्लो रेट तो आ गया। अच्छा, अब इस वाले में जो मास फ्लो रेट हमने माना, इसमें मास M1 फ्लो कर रहा है और इस वाले में मास M2 फ्लो कर रहा है। तो M1 और M2 से जो है क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंजिंग हो रही है। हीट एक्सचेंजिंग क्या हो रही है, तो मास फ्लो रेट अगर है, अगर मान लीजिए कि ये मास फ्लो रेट किसका हो गया, ये हो गया R22 का। तो मास फ्लो रेट ऑफ R22, यही क्या है हमारा मास फ्लो रेट ऑफ R22 का, R22 का मास फ्लो रेट है ये, है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लिख रहे हैं इफ मास फ्लो रेट ऑफ R717 इज M2, तो जो हीट एक्सचेंजिंग हो रही है, अब आप देख लीजिए उसी तरीके से M2H5 माइनस H8, ये बराबर हो जाएगा M1H2 माइनस H3 के, है ना। यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी ये। तो अब यहाँ पर जो आएगा कैसे आ जाएगा, फिर M2 की वैल्यू आ जाएगी, जो M2 की वैल्यू आ जाएगी H2 माइनस H3 M1 होल अपान H5 माइनस H8, ये आ गया। तो ये चीज़ जो आई यहाँ से आ जाएगी, H2 की जो वैल्यू है वो क्या है 280 माइनस H3 की वैल्यू 33
इंटू M1 की वैल्यू 111.11 अभी आप निकाल चुके हैं, होल अपान H5 माइनस H8। तो H5 की वैल्यू हो जाएगी 1418 माइनस H8 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 36। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है। तो ये सॉल्व करने पर आता है 19.86 kg पर मिनट। ये दोनों आ गया, तो हमारे पास M1 आ गया और M2 आ गया। अब M1 और M2 जब दोनों आ गया तो उस केस में हम पावर निकाल लेंगे। तो पहला पार्ट तो ये हमारा था, तो जो ये था ये पहला पार्ट था हमारा। तो पहले पार्ट का जो ये आंसर ये आया, ये आंसर आया, ये कहने मतलब ये आंसर और ये आंसर, ये दोनों पहले पार्ट के आंसर थे। सेकेंड पार्ट में हम निकालने जो जा रहे हैं वो निकालने जा रहे हैं इसमें पावर। कैसे निकालेंगे? टोटल पावर बराबर हो जाएगी लोअर टेम्परेचर कंप्रेसर की पावर प्लस हायर टेम्परेचर कंप्रेसर की पावर। इन दोनों पावर को सम कर दीजिए, आप जोड़ लीजिए, ये बराबर हो जाएगा। देखो ये पावर जो आ जाएगी पहले वाले के लिए हो जाएगी M1 और H2 माइनस H1, ये हो जाएगा पहले वाले की, और प्लस M2 और दूसरे वाले के लिए हो जाएगी H6 माइनस H5। क्योंकि ये पावर, ये जो मास फ्लो रेट जो दिया हुआ है वो kg पर मिनट में है, तो उसको सेकंड में बनाने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, सॉल्व करने पर वैल्यूज आप रख करके देख लीजिएगा, हमने रख के देख लिया है। सॉल्व करने में वैल्यू आ जाएगी 34 ये किलो वाट, ये चीज़ आ जाएगी। हमने किलो वाट में निकाली ये वैल्यू, है ना। तो ये टोटल पावर हमारे पास आ गई। अब इसी तरीके से अगर आप COP निकालेंगे तो COP बराबर क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपान टोटल पावर जो आ रही है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन्होंने दे रखा है, 100 TR का है। पावर हमने चूँकि निकाला है किलोवाट में, तो इसको किलोवाट वाली यूनिट पे रखना पड़ेगा, 3.517 उसमें रख दिया, अपान और पावर जो निकाला हमने 203.34। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 3.517 अपान ये आ जाएगा 3.517 203.34। तो ये जो आई वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू देखिए आपको ये आ गई है 1.729। ये वैल्यू आ रही है 1.729 की जगह 73 का लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास ये COP आई वही आ गई। तो तीनों पार्ट का जो है यहाँ से आंसर निकल आता है। तो अब हमारे ख्याल से समझ में आपको आ गई होगी बात। मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, पहले तो मास हमने M1 निकाला और कैस्केड वाला जो कॉन्सेप्ट, तो क्योंकि वहाँ पर चूँकि क्या हो रहा है, एनर्जी बैलेंस हम कर रहे हैं कि एक की एनर्जी दूसरे को मिल रही है, तो वहाँ पर जो है किस तरीके से मिल रही है, ये एनर्जी बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली एनर्जी बैलेंस का है, उससे हमने मास M2 निकाल लिया कि जो हायर टेम्परेचर साइड, यहाँ पर साइड वाले में जो कितना मास फ्लो कर रहा है वो आ गया यहाँ से, वो मास निकाला। पावर जो है निकालना हो तो सबको पता ही, शुरू से आपको बताते चले आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट, वो कॉमन कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं कोई नई बात तो बताई नहीं उसके अंदर। तो वो चूँकि मास फ्लो रेट जो हमने निकाला है वो निकाला है kg पर मिनट में, तो उसको पर सेकंड बनाने के लिए 60 से हमने डिवाइड कर दिया, तो बात kg पर सेकंड में आ गई। तो वो जो है ये यहाँ से जो आ जाएगा, फिर ये जो वैल्यू आ जाएगी वो पावर की किलोवाट में आ जाएगी, है ना। पावर किलोवाट में आ गया। और तो COP अगर निकालना है तो COP के लिए वो RE की वैल्यू दे रखा है शुरू में उसने 100 TR, और टोटल पावर आप निकाल चुके हैं यहाँ पर। टोटल पावर ये, तो RE की वैल्यू इंटू 3.517 और टोटल पावर। तो टोटल पावर निकाल करके जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू जो है राउंड ऑफ करके 1.73 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के केसेस हैं वो और बाकी कॉन्सेप्ट इसका समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम को फ़िलहाल के लिए यहीं पर रोक देते हैं, और हमको उम्मीद है कि आप कोई भी क्वेश्चन अब आएगा तो आप अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम में।
और अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो नए टर्न पर हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।